मैंने बाकी के 3 चैप्टर पढ़ा लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जाके। मैं इसको पूरा पढ़ूँगी क्योंकि मुझे आपको समझाना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आपका है मानचित्र, ठीक। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिला, शहरों और तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। देखिए, ये टॉपिक मैं पिछले क्लास में हमें पढ़ा था, ठीक है, ग्लोब के बारे में, ठीक है। और ये है टॉपिक आपका मानचित्र। हर एक मतलब जो क्लास होती है वो मतलब रिलेट होती है कि हाँ इसके बाद ये हम लोग आपने बीएड और बीटीसी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि जब हम पूरे मतलब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उस चीज़ में हमारा ग्लोब काम आता है। लेकिन अगर हम अपने किसी देश के, किसी राज्य के, किसी गांव का अगर अध्ययन करना चाहते तो उस समय हमें मतलब उस ग्लोब उतना काम नहीं आता, क्योंकि हमें अगर किसी क्षेत्र का मैप बनाना है या फिर कुछ एकदम पर्टिकुलर चीज़ जाननी है तो वो चीज़ हम ग्लोब पे नहीं कर पाएंगे, वो हमें मैप पे ही करना होगा। इसलिए ग्लोब हमारा काम में उतना नहीं आता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा जाता है। मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह पर या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से मतलब कोई भी पेन हुआ, पेपर पे या पेन खींचा जाता है एक, या कोई भी ग्राफ बनाया जाता है तो वो भी मानचित्र में ही आता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी जरूरतों के लिए आवश्यक हो। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है, ठीक। आगे दिया है एटलस विभिन्न प्रकारों एवं अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। इसमें कहा गया है जो मानचित्र होते हैं, ठीक है, मानचित्रों से हमें ग्लोब की अपेक्षा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। हम ग्लोब में बस ये जान सकते हैं कि ये जो है या ये देश, ये महाद्वीप, ठीक है, इस डिग्री पे है या इस अक्षांश पे है या इस देशांतर पे है, ठीक। लेकिन अगर हमें अपने किसी भी उत्तर प्रदेश, सपोज मैंने उत्तर प्रदेश का मुझे अध्ययन करना, उत्तर प्रदेश के किसी एक गांव का अध्ययन करना है तो वो चीज़ हम ग्लोब पे नहीं कर सकते, ठीक। ग्लोब एक बड़ी चीज़, मतलब हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना, किसी महाद्वीप का अध्ययन करना हो उसके लिए है। लेकिन अगर हमें किसी देश, किसी गांव का अध्ययन करना है तो वो चीज़ उसमें हमारा मानचित्र काम आता है। मानचित्र हमारे कई प्रकार के होते हैं जिसके कुछ दिए गए हैं नीचे। पहला है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ये मानचित्र का एक प्रकार है जो कि है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र उसे कहते हैं जिसमें पर्वतों, पठारों, नदियों, मैदानों को, महासागरों को दर्शाया जाता है। इसको जो है भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। एक दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो देखा आपने, पहला है भौतिक मानचित्र जिसमें पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों को दर्शाया जाता है, ठीक। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र
जिसमें राज्यों को, नगरों को, शहरों को, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र होता है और इसे कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। ठीक, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे कि कोई सड़क की जानकारी दी जा रही है, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के बारे में अगर हम जानकारी देते हैं तो वो जो मानचित्र जो आता है ना, ये स्पेशली होता है, वो आता है थीमेटिक मानचित्र में। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। ठीक, ये आप नोट करिएगा। और ये जो इसके टाइप हैं मानचित्र के, वो भी आप याद रखिएगा। ये भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। और साथ ही है कि मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं, तो मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। अब दूरी देखते हैं कि दूरी क्या होती है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इससे इतनी आसानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब एक कागज पर छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसमें देखिए दूरी क्या होता है। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है, ठीक है, जो एक कोई भी हमें मतलब बड़ा भाग है, या जब हम मानचित्र में देखते हैं तो मानचित्र को एक पैमाने में नापते हैं, ठीक है, जो कि अगर हमारी जो वास्तविक दूरी होती है, ठीक है, उसको एक हम पैमाना लेते हैं कि इतना, मान लो पृथ्वी पे 500 है तो हम उसको मानेंगे कागज़ पे 2 सेंटीमीटर, ताकि उसकी वास्तविक दूरी में वो ना मतलब चेंज ना आए, बस हमें ये लगे, मतलब हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो चीज़ उसमें पता चल जाए। ठीक है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मैंने अभी ये कहा ना, एक पैमाने पे खींचा जाता है, जो कि वास्तविक दूरी यानी कि जो पृथ्वी की जो वास्तविक जो हम भूभाग का दूरी है, और एक कागज़ पे दूरी मतलब जो खींची गई उसका, उस चीज़ को हम पैमाना कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। मैंने आप लोगों को बोला ना, शायद अब आपको समझ में आ गया पैमाना क्या होता है। इसमें उदाहरण में देखिए दिया है, आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। ठीक, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जब हम बड़े भूभाग या बहुत बड़े महाद्वीपों या भागों को कागज पर दिखाना होता है या मानचित्र बनाना होता है, तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दिया है, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर, यानी कि आप जो कागज़ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। एक छोटे पैमाने में अगर वो मानचित्र पे 5 सेंटीमीटर है तो वो जो वास्तविक भूभाग है उसको वो होगा 500 किलोमीटर। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। देखिए अपोजिट होता है, अगर हमें अगर बड़े भूभाग का हमें
को मानचित्र पर दिखाना है तो हम छोटे पैमाने का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें बड़े पैमाने का अगर हमें छोटे जगह का अध्ययन करना, उसको मानचित्र पर दिखाना है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करेंगे। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। जैसे ऊपर दिया है, अगर क्या नाम है, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर है, जबकि ये है बड़े भूभाग पे, तो हमें छोटे पे दिखाया गया है। ठीक है, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर है तो स्थल पे 500 किलोमीटर है। ये है आपका किसमें है ये, हाँ, छोटे पैमाने का उपयोग होता है जब ये बड़े भूभाग का अध्ययन करना होता है। लेकिन अगर हमें बड़े भूभाग का अध्ययन करना होता है तो हम पैमाना जो लेते हैं वो उसमें कितना अंतर, हाँ, उसका जस्ट अपोजिट होता है जो आपका बड़े पैमाने वाला होता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। अभी शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, जो छोटा पैमाना, जो अगर हमें बड़े क्षेत्र का अध्ययन करना होता है तो हम छोटे पैमाने का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें बड़े भूभाग का अध्ययन करना होता है तो हम छोटे पैमाने का यूज करते हैं, मतलब यहाँ प्रयोग करते हैं। आगे है जो दिखा गया था ना कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और क्या था एक प्रतीक। ये आपके सिंबल हैं आगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ओ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। चलिए, जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी रेखाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, चलिए पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 2.2 में 4 प्रमुख दिशाओं का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान बिंदु हैं। चलिए मैं इसको समझा देती हूँ, ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ये जो है रेखा, ठीक, ये मुख्य है, ये इसको प्रधान बिंदु कहते हैं। ठीक, जो ये ऊपर वाली है इसका देखिए, जो यहाँ पे जो ओ लिखा है, ठीक, ये जो ओ लिखा है इसको उत्तर कहते हैं, तथा ये जो है इधर, ठीक, इसको पूर्व कहते हैं, और ये नीचे वाली जो लाइन है आपकी इसको दक्षिण कहते हैं, और इधर जो प लिखा है जिधर मैं इरेज कर रही हूँ ये है पश्चिम कहते हैं। और इन चारों जो दिशाएं हैं, ठीक, इनके बीच में भी देखिए ये है, ऐसे ये आती है पूर्व और उत्तर के बीच में, तो हम इसको कहेंगे पूर्व और उत्तर। ठीक, और ये है नीचे इसके बीच, ये वाले देखिए दक्षिण और पूर्व के बीच में आती है, तो दक्षिण और पूर्व कह देंगे। इधर आई पश्चिम और दक्षिण के बीच में, तो ये है दक्षिण पश्चिम रेखा, और ये है दक्षिण पश्चिम दिशा, सॉरी, ये है आपकी पश्चिम और उत्तर, तो इसको उत्तर पश्चिम कहेंगे। ये आपका बेसिक सा है लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन आपकी 4 मुख्य दिशाएं यही हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। निम्नलिखित दिशा को पता लगाइए, ये आपके कोई मतलब नहीं है, बच्चों के लिए है। तीसरा है आपका प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था ना कि हाँ, दिशा, दूरी और प्रतीक 3 आपके घटक हैं मानचित्र के, तो ये आपका तीसरा है। ठीक, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, पेड़ों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों एवं तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो जो है जलाशय को दिखाना है तो हम नीले रंग का उपयोग करेंगे, तथा अगर हमें पर्वतों को दिखाना है, ठीक, तो भूरा, और पठारों को दिखाना है तो पीला। आगे बात करते हैं रेखा चित्र।
रेखाचित्र क्या होती है? रेखाचित्र क्या है? एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होती है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। आपका जो ये रेखा चित्र है वो किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता है, वो आपके स्थानीय प्रेक्षणों पर आधारित होता है। जो क्या बोलते हैं, कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए वह एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ये आप लोगों को सब समझ में होगा। ये आपका जो है एक पैमाना नहीं होता है, जैसे कि हम पृथ्वी की वास्तविक दूरी और एक मानचित्र पे जो रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो एक पैमाने पे होता है कि पृथ्वी पे अगर 500 है तो आपका कागज़ पे 5 सेंटीमीटर। लेकिन रियल में इसमें ये रेखा चित्र में ऐसा नहीं होता। ये आपके बस आधे याददाश्त पे है कि हाँ अगर हमें यहाँ जाना है तो इतनी डिस्टेंस होगी यहाँ की और ऐसे ऐसे जाना है। आगे बात करते हैं खाका की। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का एक बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। यह एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता। उस समय हम बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। चलिए इसको समझाते हैं। क्या कहा गया इसमें? एक छोटे क्षेत्र का, ठीक, कोई भी छोटा क्षेत्र है का एक बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है, ठीक। उस समय हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं जिसे रेखाचित्र कहा जाता है। और ऊपर मैंने आप लोगों को छोटा पैमाना और बड़ा पैमाना भी बताया था कि कहाँ यूज होता है आपका छोटा पैमाना और कहाँ यूज होता है आपका बड़ा पैमाना, ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है। अगर हमें बड़े भूभाग का क्षेत्र का अध्ययन करना है तो हम छोटे पैमाने को करते हैं, और अगर हमें बड़े भाग का करना है, छोटे का करना है तो हम बड़े पैमाने का यूज करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं। चलिए फिर आपकी ये क्लास ख़त्म हुई। क्लास देने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।